So, hello students. Again, we are here for business studies. Now, we are going to study chapter 2, forms of business organization. Forms of business organization means business organization की कितनी forms हैं जो आप अगर +2 के बाद निकलते हैं तो किस business को आप choose करना चाहेंगे. So here one quote: we are free to make choices, but when we make a choice, the choice governs us. This implies two forms of business organizations too. Okay, so here first slide shows you what is a business organization. You can see beta, it refers to how a business is structured. It refers to a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it. इसका मतलब है कि आप किस तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर्ड करते हैं. कोई सा भी हो, कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, तो चाहे वो कमर्शियल हो चाहे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज हो, लेकिन उसको किस तरह से पीपल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. Here we are having types of business organizations. See children, it is first is sole proprietorship and second is joint Hindu family business. I will explain you one by one. Third is partnership firm. Fourth is joint stock company, is having two types of company, private limited and public limited, and last is cooperative society. So children, one topic is here, choosing a form of business organization. The choice of the form of business is governed by number one, the several interrelated and interdependent factors. Number one, the nature of business is the most important factor. आपसे बोला जाए, अभी मैं फॉर्म्स भी बताऊंगी आपको सारी, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करेंगे, तो उसके वो फैक्टर्स बता रहा है कि किस तरह से आप चूज करेंगे. सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस का नेचर क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, क्या डिमांड है कि नहीं उस बिजनेस की, क्या लोकेशन है, कैसे है. तो वो नेचर ऑफ बिजनेस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपका, कि किस तरह से आप उसको चूज करेंगे. सेकंड इज स्केल ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, क्या लार्ज स्केल है, क्या मीडियम स्केल है, स्मॉल स्केल है, किस टाइप का है, लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है. तो एक ये भी आपका सेकंड फैक्टर है. थर्ड फैक्टर इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड बाय द ओनर, कितना कंट्रोल ओनर उस पे कर सकता है. ठीक है ना, कि मतलब किस तरह से आप उसको उस कंट्रोल कैसा है उसका, क्या ओनर का थ्रू है कंट्रोल, या ओनर्स का मतलब है आपका गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, या किस टाइप से कंट्रोल है. ठीक है, अगर कंपनी है तो वहां पर तो शेयर होल्डर्स का कंट्रोल बहुत होता है. तो डिग्री ऑफ कंट्रोल डिसाइड बाय द ओनर्स. नंबर फोर, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड. कोई सा भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो बेटा कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, अगर ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, और आपके पास नहीं है, ठीक, तो फिर उस हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा. अगर आपके पास लेस कैपिटल है तो छोटा बिजनेस, अगर ज्यादा है तो आप लार्ज स्केल बिजनेस करेंगे, है ना. तो आपको अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस भी आपका एक मेन फैक्टर होता है. द वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटीज एज वेल एज द विलिंगनेस ऑफ द ओनर्स टू बियर इट. आपका कितना वॉल्यूम ऑफ रिस्क और लायबिलिटीज पे भी डिपेंड करता है कि ओनर उसको कितना बेयर करना चाहता है. वो ये बोलता है नहीं मुझे तो आराम की जिंदगी चाहिए, तो आराम की जिंदगी चाहिए तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप यानी छोटी सी एक शॉप खोलिए और उसको करिए. ठीक है, और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी तक भी जा सकते हैं. कंपैरेटिव टैक्स लायबिलिटी, अगर आपको टैक्स लायबिलिटी का कंपैरिजन करना है तो वो भी एक मेन फैक्टर है. Yes, children, you can see through a picture, owned by one person. Simple and inexpensive. Owner makes all decisions. Owner and business are one. Easy reporting and filing. अब वो क्या कह रहा है, वो अगर केवल एक पर्सन से ही वो बिजनेस ओन करना है तो वो सबसे सिंपल और इनएक्सपेंसिव होता है. ओनर ही सारे डिसीजंस लेता है, ओनर और बिजनेस एक ही होता है, और इजी रिपोर्टिंग एंड फाइलिंग. जितना भी आपको रिपोर्ट करना होता है वो किसी को नहीं, आपके ऊपर भी कोई नहीं है, आपके नीचे ही है सारे, तो रिपोर्ट खैर किसी को ही कैसे ही करोगे. तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं हम देखते हैं आगे. चिल्ड्रन, दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल मीन्स सिंगल,
प्रोप्राइटरशिप यानी उसकी खुद की प्रॉपर्टी. सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर. When the ownership and management of a business are in control of one individual, the form of business is called sole proprietorship. एक ही होता है, चाहे देखो आप दोनों पिक्चर दिखाई हैं, चाहे वो तुम शोरूम का ओनर है, चाहे आप एक पान वाला है, चाहे एक बहुत छोटी शॉप है, जैसे जिसे कहते हैं हम जैक्स, जिसे कहते हैं कि हम मतलब बहुत ही छोटी सी शॉप जो होती है, और चाहे आप ओनर हैं किसी बड़ी फर्म के या किसी बड़ी सोल खुद ही की अपनी खुद की फर्म के. ओके, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के. सोल का मैंने तुम्हें बताया है, एक सिंगल ओनर होता है वो. द बिजनेस एंटरप्राइज इज ओन्ड बाय वन सिंगल इंडिविजुअल. बोथ प्रॉफिट एंड रिस्क बिलोंग टू हिम. सारा प्रॉफिट भी उसी का ही होता है और लॉस भी उसी से ही होता है. ओनर इज अ मैनेजर, ओनर ही मैनेजर होता है. ओनर इज द ओनली सोर्स ऑफ कैपिटल. बस सारी की सारी कैपिटल कौन डालता है? ओनर ही डालता है, यानी एक ही तो बंदा है. द प्रोप्राइटर एंड बिजनेस एंटरप्राइज आर सेम इन द आईज ऑफ द लॉ. लॉ की आईज में एक ही है. अब सपोज करो एक शॉप है, आप उस शॉप पे गए, ठीक है, वहां पर जो बैठे हुए हैं तो हम उन्हीं को तो एज्यूम करते हैं भाई आप ही की शॉप है, तो हम क्या कहेंगे? बिजनेस एंटरप्राइज आर सेम इन द आईज ऑफ द लॉ. मतलब प्रोप्राइटर एंड बिजनेस. मैंने आपको एग्जांपल दिया रामलाल एंड कंपनी. तो रामलाल एंड कंपनी से क्या शो हो रहा है? ओनर कौन है? रामलाल, है ना. खुद ही आप लोग हम तो ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं भाई रवि होगा या श्याम होगा, नहीं. रामलाल एंड कंपनी है तो ओनर कौन होगा? रामलाल ही होगा. तो लॉ की आइज में ये दोनों सेम होते हैं. नाउ देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. नंबर 1, सबसे ज्यादा इजी फॉर्मेशन, इजी एग्जिट, इजी एंट्री. आपका जब मर्जी आए आप खोलिए, जब मर्जी आए आप बंद कर दीजिए शॉप. बेटर कंट्रोल, प्रॉम्प्ट डिसीजन. बेटर कंट्रोल का मतलब है आपको आपका ही कंट्रोल होता है. अगर सपोज करो आपको कोई डील अच्छी लग रही है या ये आप सोच रहे हो कि हाँ डिसीजन बहुत अच्छा है, ना किसी से पूछना है ना कुछ करना है, आप प्रॉम्प्ट डिसीजन लेते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं ऑपरेशंस में कि हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है मैंने कर दिया. फिर उसके बाद देखो रिस्क भी आप ही के पास होता है. अगर आपने प्रॉम्प्ट डिसीजन ले लिया तो जरूरी नहीं है वो आपका ठीक ही हो, लेकिन अगर ठीक भी होता है तो प्रॉफिट भी आप ही को ही होता है. सब्जेक्ट टू फियर रेगुलेशंस. कम जो देखो जब लोग नहीं है आप अकेले हैं तो रेगुलेशंस भी नहीं होते हैं, बहुत कम जो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने पड़ते हैं. नॉट सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स. कोई कॉर्पोरेट टैक्स का भी सब्जेक्ट नहीं होता है. ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट्स. मतलब क्या है? सारे प्रॉफिट्स भी आपको हैं, लेकिन बेटा देखो एडवांटेज अगर आपको ये है तो डिसएडवांटेज में भी आपको पता चलेगा, लॉसेस भी फिर आप ही के ही हैं. See children, these are the demerits of sole proprietorship. Number 1, owner has unlimited liability. सारा काम आप ही को ही करना है, चाहे अब आपकी छोटी शॉप है चाहे बड़ी शॉप है. अगर आप सिंगल ओनर हैं तो आप ही को ही करना है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी आप ही के पास है. अगर आपको लॉस होता है, ठीक है, तो आप ही जिम्मेदार हैं बाहर के लॉसेस को देने के लिए भी. अगर आपने किसी से लोन बोरो किया है, लोन लिया है, आप ही करेंगे. अगर आपकी आप शॉप को बेचकर भी नहीं उतरता तो आप अपने पर्सनल असेट को बेचेंगे. ठीक है, इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. डिफिकल्ट टू रेस कैपिटल. बहुत डिफिकल्ट होता है एक बंदे के लिए कि किस तरह से वो कैपिटल को लगाए. अगर और होते हैं तो और भी लगा देते हैं. अगर और पार्टनरशिप होती तो भाई पार्टनर्स को हम बुलाते हैं, हम कहते हैं भैया तू दे दे अगर कैपिटल. लेकिन यहाँ पर अगर सिंगल ओनर है तो फिर कैपिटल को रेस करना बहुत मुश्किल होता है. बिजनेस हैज अ लिमिटेड लाइफ. बिजनेस की लिमिटेड लाइफ होती है. अगर सपोज करो सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर उसकी डेथ हो जाती है सोल प्रोप्राइटर की, तो फिर इसका मतलब बिजनेस कहाँ रहा? बिल्कुल नहीं रहा. तो लिमिटेड लाइफ होती है. डिफिकल्ट टू डू बिजनेस बियॉन्ड अ सर्टेन साइज. और डिफिकल्ट होता है बेटा बिजनेस के साइज को बढ़ाना, क्योंकि एक सिंगल ओनर होता है, उसकी साइज को बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है. Now see children, this is very interesting topic. Joint Hindu family business. You all are aware of this form of organization. सबके घर में जैसे क्या होता है, एक comes into existence as per the Hindu Inheritance Act of India. एक तो ये एक्ट है हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट. दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस फाउंड ओनली इन इंडिया. केवल इंडिया में मिलती है. ऑल मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड, इसको एचयूएफ भी कहते हैं, ओन द बिजनेस जॉइंटली. सबका आपने देखा है, हमारे दादाजी का बिजनेस था ये, तो हमारे दादाजी के बिजनेस को हमारे पापा ने वो कर लिया, फिर पापा को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? एक फैमिली बिजनेस हो गया कि नहीं? तो इसको हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अवेयर हैं इन सब चीजों से. तो द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर मैनेज बाय हेड ऑफ द फैमिली कॉल्ड कर्ता. सबसे बड़ा जो हमारे एल्डेस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो मैनेज करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं.
उनको हम कर्ता कहते हैं। सपोज अगर 3 जनरेशन है तो हमारे ग्रैंडफादर, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो कर्ता होते हैं। बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही करना बेटा, को पार्टनर्स। See children, in this JUF, membership is restricted only to the members of the joint family. But obvious, अगर आपका खुद का फैमिली बिजनेस है तो कोई आउटसाइडर तो नहीं आ सकता ना, उसको हम देंगे ही नहीं जगह। भाई हम ही खुद ही, हम सपोज करो आपके चाचा हैं, आपके ताऊ हैं, उनके बच्चे हैं, तो वही तो फैमिली बिजनेस हुआ। नो आउटसाइडर कैन बिकम द मेंबर। कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी व्हाइल ऑल अदर मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक ये पॉइंट है बेटा। कर्ता का मतलब है जो कंट्रोल करता है और जो डिसीजन लेते हैं, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। बाकी जो और अदर मेंबर्स होते हैं जिनको हम को पार्टनर्स कहते हैं, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। द शेयर ऑफ ईच मेंबर कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। जो जो मेंबर के जो शेयर होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बिजनेस कंटिन्यूज टू एग्जिट अपॉन द डेथ ऑफ एनी मेंबर और कर्ता। बिजनेस कंटिन्यू रहता है अगर किसी की डेथ हो जाती है। सपोज कर्ता की डेथ हो गई, कर्ता का मतलब आपके ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर की डेथ अगर हो जाती है तो उनके बाद जो एल्डेस्ट होंगे, चाहे वो आपके क्या कहते हैं बड़े पापा हो या आप ही के खुद के फादर हो, ठीक है, तो वो बनते हैं फिर कर्ता। सी चिल्ड्रन, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ HUF। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हर मेंबर का एश्योर्ड प्रॉफिट होता है, ठीक है। द बिजनेस हैज कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस। बिजनेस हमेशा कॉन्टिन्यूड रहता है। मैंने आपको बताया अगर कर्ता की डेथ हो गई तो एल्डेस्ट जो हुए उनके बाद, ठीक है, आफ्टर हिम, तो वो बन जाते हैं कर्ता। डिसीजन मेकिंग इज क्विक एज द पावर्स आर विद द। हमारा इसमें देखो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। कर्ता ही डिसीजन लेते हैं और कोई डिसीजन नहीं लेता। हाँ, क्योंकि कर्ता के पास ही पावर्स होती हैं, कर्ता के पास ही कंट्रोल होता है, तो वो डिसीजन लेते हैं। नो कॉर्पोरेट टैक्स, कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता। पीपल यूज इट मोस्टली फॉर टैक्स बेनिफिट्स दीज डेज। पीपल ज्यादातर इसको टैक्स बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है इसके अंदर। एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। ये गलत बात है ना, कि अगर डिसीजन नहीं ले पाते हैं तब भी उन्हीं के हाथ में पावर्स होती हैं। कर्ता आप सपोज करो बहुत एजेड है, ठीक है, अपडेट जो है आज का जो लड़का है वो ज्यादा अच्छे से कर सकता है, लेकिन फिर भी जो पावर्स होती हैं वो उन्हीं के हाथ में होती हैं। इंस्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी तो होती ही नहीं है, क्योंकि कभी कोई बन जाता है कर्ता, कभी कोई बन जाता है, तो एडजस्ट करना पड़ता है। लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी रेज्ड। केवल लिमिटेड रिसोर्सेज ही तो होते हैं, अपनी फैमिली के पास ही जितना है उतना ही लगा पाता है इंसान, और बाहर से तो हम रेज नहीं कर सकते। स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के स्कोप बहुत ज्यादा होते हैं, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, भाइयों में ही लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों में ही लड़ाइयाँ होती हैं, तो इन सब चीजों को, ये हमारे क्या होते हैं, HUF के डिसएडवांटेजेस होते हैं बहुत। See, this is relationship between people, other entities, corporations, trust, simple to set up, even verbal, partners bound by actions of other partners, reporting straightforward in most cases. Now, this is very important. Partnership forms. This type of form of organization is in class 12th beta. So see please features and एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई मीन पार्टनरशिप फॉर्म आपको बहुत अच्छे से लेनी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको याद रहना चाहिए। जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में है। पार्टनरशिप, अभी मैंने आपको सबसे पहली जो फॉर्म बताई थी वो बताई थी सोल। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, सोल का मतलब था सिंगल ओनर। बेटा उसके देखो देखो हर फॉर्म के अपने अपने फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताई थी सोल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का तो मतलब है कि जिसका अपना बिजनेस है वो तो अपने बिजनेस में ही जाता है, ठीक है। और जरूरी भी नहीं है आजकल, भाई आज का जो बच्चा है वो ये कह सकता है नहीं नहीं आप लोग अपना बिजनेस करिए, मैं कहीं जॉब करूंगा, ठीक है, या मैं अपना बिजनेस करूंगा, ठीक है। तो आप जो थर्ड फॉर्म है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म, वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अ पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स इन बिजनेस टुगेदर। देखो पार्टनरशिप का मतलब ही क्या कह रहा है, वो पार्टनरशिप का मतलब है 2 और मोर इंडिविजुअल्स।
तो इसका मतलब पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पार्टनर्स इन बिजनेस टुगेदर। एक्ट आपको याद रहना चाहिए इसका, पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 एंड मैक्सिमम इट इज 50 बेटा, ठीक है। अर्लियर इट वाज 20 बट नाउ अपडेट हुआ है बेटा ये अभी, तो ये 50 पार्टनर्स हैं, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिलेशंस में आते हैं पार्टनर्स। आपको पता है ना, जब भी कोई, अगर सपोज करो हमें, अगर एक से ज्यादा पार्टनर हो, सपोज हम 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो 4 पार्टनर की क्या अग्रीमेंट होना चाहिए। सबसे पहले हम बोलते हैं ना, हम तो एग्रीमेंट बनाएंगे भैया कि क्या चाहते हैं हम, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो इस रिटन कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। द फर्म मीन्स पार्टनर्स, द पार्टनर्स मीन द फर्म। देखो फर्म का मतलब ही पार्टनर्स हैं हम, जैसे आप बोलते हैं ना द फर्म, फर्म का मतलब है जितने भी उसके अंदर पार्टनर्स हैं वो। और पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, एक खुद वो फर्म। सपोज एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड में 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी आर इंडिविजुअल पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली दीज आर फर्म। द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन एनी एज रेशो एज एग्रीड। प्रॉफिट जरूर डिवाइड होती है इसके अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जरूर होती है बेटा पार्टनरशिप में। अगर कोई रेशो नहीं क्लियर होती है तो हम इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, तो कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं होती है। नो पार्टनर कैन सेल या ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू एनीवन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। इस लाइन का मतलब है कोई भी पार्टनर बिजनेस को सेल नहीं कर सकता या अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और का। सपोज ऐसे नहीं हो सकता, ए बी सी पार्टनर्स हैं, सी बोल रहा है कि भाई अब मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा, मैं अपनी जगह डी को लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, जब तक कि ए और बी उसको कंसेंट ना दे दें कि नहीं ठीक है, आप आप सी रहने दीजिए, डी को ले आइए, ठीक है, आप ले आइए। बेटा पार्टनरशिप के एडवांटेजेस भी बहुत इजी हैं। इजी फॉर्मेशन, भाई अगर सपोज करो 2 पार्टनर्स भी मिलकर कुछ शुरू करना चाहते हैं तो फॉर्म कर लेते हैं पार्टनरशिप को। लार्जर रिसोर्सेज होते हैं, भाई दोनों लेकर आते हैं अपनी अपनी कैपिटल, दोनों के पास कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। देखो ये कंपैरिजन किससे हो रहा है, एडवांटेजेस जो हम पार्टनरशिप के जो हम बोल रहे हैं एडवांटेजेस, वो किससे कंपैरिजन कर रहा है, वो कर रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का भी एडवांटेज आपने देखा था, इजी फॉर्मेशन था। सेकंड, लेकिन उसके पास अगर आपने डिसएडवांटेजेस देखे हो तो उसके पास क्या थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, वो खुद ही एक ही था, एक जितना कैपिटल लगा दे, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे लार्जर रिसोर्सेज। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क भी शेयर हो जाता है। भाई अगर सपोज करो प्रॉफिट अगर शेयर होता है तो यहाँ पर रिस्क भी तो शेयर होगा ना, 2 लोग मिलकर या 3 लोग मिलकर रिस्क उठाते हैं। बेटर मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, बेटर मैनेजमेंट किस लिए कह रहा है, क्योंकि अगर हो सकता है स्किल्स हो उनके पास। तो देखो बेटा, एक जहां पर सोल होता है वहां पर सारी स्किल्स नहीं होती हैं, आप कभी भी मानकर चलिए। तो यहाँ पार्टनरशिप में सपोज करो अगर 3 या 4 पार्टनर्स हैं और चारों के पास अलग अलग स्किल्स हैं, सपोज किसी को सेल करना आता है, किसी को मार्केटिंग करनी आती है, किसी को अपना यहाँ का काम संभालना आता है, या किसी के पास कैपिटल ज्यादा है, तो मिला जुलाकर सारा फिर वो बेटर मैनेजमेंट हो जाता है। नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, यहाँ पर भी वो इनकम टैक्स की कोई बात ऐसी नहीं होती है। सब्जेक्ट टू फ्यूर रेगुलेशंस एज कंपेयर टू कंपनीज। अब ये वाला जो पॉइंट है वो कंपनी से हमने किया है कंपेयर, क्योंकि कंपनी में सबसे ज्यादा रेगुलेशंस होते हैं। ये पार्टनरशिप जो होती है हमारी खुद की बनाई हुई होती है, हमारे खुद के रूल्स होते हैं, तो वहां पर किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। हाँ, देखिए डिसएडवांटेजेस में क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैं दोबारा से आऊंगी बेटा, किसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं, उन लोगों का खुद का बिजनेस होता है, अगर बिजनेस में कोई भी कुछ भी होता है तो चारों के चारों लाइबल हो। अगर सपोज करो, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैं बता रही हूँ, अगर सपोज करो हमने लोन बोरो किया था, लोन लिया था हमने 10 लाख का, ठीक है, बैंक से। अब चारों ने मिलकर जो फर्म से हमारा जो पैसा निकला वो 2-2 2-2 लाख निकल गया, तो 8 लाख हो गया। ओके, अभी भी 2 लाख बचा,
तो 2 लाख को फिर अब ये चारों या तीनों कैसे मिलकर लेकर आएंगे? ये लेकर आएंगे अपने घर से, अपने प्राइवेट असेट से, उसको हम कहते हैं पर्सनल असेट। अपने पर्सनल असेट से बेचकर और फिर 50,000 लेकर आएंगे, फिर ये इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। सेकंड, लिमिटेड लाइफ। लिमिटेड लाइफ का मतलब ऐसा नहीं है, हम विदाउट कंसेंट पार्टनर्स को नहीं लेते। ठीक है, अगर सपोज करो ए और बी दो पार्टनर्स थे और उसमें से अगर एक की डेथ हो जाती है तो बेटा वो तो पार्टनरशिप नहीं रही ना, वो तो सोल में चेंज हो गई ना। क्योंकि अगर दो ही पार्टनर थे और एक की डेथ हो गई तो दूसरा एक ही बच गया तो वो सोल हो गया। डिफिकल्ट टू रेस कैपिटल। हमेशा अगर सपोज करो अगर कैपिटल बार बार तो कैपिटल कोई नहीं लेकर आ सकता, तो डिफिकल्ट तो इसमें भी होती है बेटा, पार्टनरशिप में भी। चांसेस ऑफ डिस्प्यूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि डिस्प्यूट के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, चाहे भाइयों का पार्टनरशिप हो, चाहे फैमिली का पार्टनरशिप हो, कोई भी हो, लेकिन फ्रेंड्स का हो जाए, लेकिन बेटा उसमें डिस्प्यूट्स होते ही हैं, चांसेस ज्यादा ही होते हैं। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम क्या करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी टू कैरी ऑन बिजनेस। ये भी एक क्या होती है? वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल होती है। मतलब कि हम किसी को इनवाइट नहीं करते हैं कि तुम शामिल हो हमारी कंपनी में, हम केवल अपने शेयर्स निकाल देते हैं या डिबेंचर्स निकाल देते हैं। अगर आपने हमारे शेयर्स खरीदे हैं तो आपने कैसे खरीदे शेयर्स? आपने हमारे वो जो शेयर्स लिए उसके थ्रू आपका पैसा मेरी कंपनी में आ गया, तो इसका मतलब आप जो है हमारी कंपनी के मेंबर बन गए, आप एसोसिएट बन गए हमारी कंपनी के। तो ये क्या होता है? वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल होता है हु कंट्रीब्यूट मनी टू कैरी ऑन बिजनेस। आपके पैसों से हमारी कंपनी चलती है। These are the characteristics. Number one, it is considered as a separate legal entity. Legal entity का मतलब होता है law in the eyes of law. It is separate from the business. कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। It comes into formation after all formalities under the Indian Companies Act. इसका जो एक्ट है ये 1956 से चेंज रिवाइज होकर ये आ गया है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज कंप्लीटली सेपरेट। ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही सेपरेट हैं, बिल्कुल एक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो सीईओ की कुर्सी पे बैठा हुआ है उसकी कंपनी है, बिल्कुल नहीं, वो भी हायर किया हुआ है। ठीक है। कैपिटल इज रेज थ्रू शेयर्स विच आर ट्रांसफरेबल। मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स निकाल दिए, मैंने किसी से कोई फोर्सफुली मैंने नहीं बोला कि तुम मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो। वॉलेंटरी आप आए और आपको मेरी कंपनी अच्छी लगी, आपने उसके शेयर्स खरीदे और आपका पैसा मेरी कंपनी में लग गया। एडवांटेजेस होते हैं इसके कंपनी के। नंबर वन, लिमिटेड लायबिलिटी होती है बेटा। देखो इसमें सबसे पहले आपने आपकी जो लायबिलिटी है वो केवल आपके शेयर्स तक लिमिट है। कि सपोज अगर आपने एक शेयर 100 रुपीज का है तो आपने 1000 शेयर्स परचेज किए, तो आपकी लायबिलिटी, आप है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स की लायबिलिटी 1 लाख रुपए की है। मिस्टर बी ने 50 शेयर्स खरीदे हैं, 100 का एक है, तो इसका मतलब बी की लायबिलिटी 50,000 की है। तो उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मिस्टर एक्स मिस्टर बी के नहीं देगा पैसे, मिस्टर बी मिस्टर एक्स के पैसे नहीं देगा। तो उनकी अपनी अपनी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कैन इजीली रेज कैपिटल। इजीली रेज कैपिटल का मतलब है बेटा कि वो ये कह रहा है कि आप इजीली अपने शेयर्स मार्केट में फेंक सकते हैं, आप दे दीजिए। भाई हमने दे दी, लेकिन बेटा देखो जरूरी नहीं है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों। अगर हमारी नई कंपनी है और हमारी कंपनी को कोई नहीं जानता है तो हम कैपिटल कैसे रेज कर सकते हैं? कोई लगाएगा ही नहीं हमारी कंपनी पे। तो इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, एक नया प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमें कितना स्कीम्स देनी पड़ती है, कितना उनको समझाना पड़ता है प्रोडक्ट को। तो इसी तरह से अगर हमारी एक नई कंपनी होती है तो हमें भी वहां पर क्या करना पड़ता है, बहुत छोटे अमाउंट से रेस करनी पड़ती है कैपिटल। हैव अनलिमिटेड लाइफ। अनलिमिटेड लाइफ होती है, मैंने आपको बोला था सीईओ अगर उस सीट पे बैठा हुआ है, अगर वो जाना चाहे जा सकता है, रिटायर हो सकता है, या डिसीज हो सकता है, डिसीज का मतलब डेथ हो सकती है, दूसरा सीईओ हमारे हायर कर लेंगे। इजी ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यही सेम मतलब।
डिसएडवांटेजेस क्या हैं कंपनी के? फॉर्मेशन इज नॉट इजी, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, बहुत कॉम्प्लेक्स है उसका प्रोसीजर कंपनी को अगर हमें, क्योंकि एक सबसे पहली बात है कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसको बहुत जरूरी होता है इसको। तो इसलिए एक ये उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत बहुत लंबा है। तो फॉर्मेशन बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ हम इसको चूज करें, कंपनी को चूज करें। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर आपकी कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है ये कंट्री से जुड़ गई। कंट्री में गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती हैं, तो एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो जाती हैं कि हम जब अपनी कंपनी को चला, अब आप ये देखिए हमारी कंपनी है, अगर हमारी कंपनी किसी को भी पोल्यूट कर रही है तो हमें गवर्नमेंट के रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे कि नहीं? तो कंपनी से रिलेटेड जो होता है वो गवर्नमेंट बहुत सारे रेगुलेशंस निकाल देती है। सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स, डबल टैक्सेशन। अब ये कॉर्पोरेट टैक्स से भी रिलेटेड होता है और डिविडेंड टैक्स से भी रिलेटेड होता है, ये सब मैं आपको सेशन में समझाऊंगी। डिले इन पॉलिसी डिसीजंस, क्यों डिले होता है पॉलिसी में? अब यहाँ पर देखो बीओडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे पहले सीईओ, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, फलाना 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 फलाना। ठीक है, तो इतने सारे लोग हैं, सबसे पहले सबसे नीचे से शुरू करेंगे, वो क्रॉस करता 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 सीईओ तक पहुंचता है। जब तक कि तुम डिसीजन कोई लोगे, जब तक कि कोई पॉलिसी बनेगी, कितना डिले हो जाता है। तो डिले इन पॉलिसी डिसीजंस, कंट्रोल बाय अ ग्रुप, और जो कंट्रोल होता है वो एक ग्रुप के थ्रू होता है जिसको हम बीओडी कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। नंबर वन, प्राइवेट कंपनी, इसके कंटेंट्स ये हैं, क्लोजली हेल्ड बाय अ फ्यू पीपल, minimum 2 and maximum 50 shareholders. Stocks cannot be traded on exchanges and private equity cannot be raised. प्राइवेट जो कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को, इक्विटी को रेज नहीं कर सकती है, किसी को इनवाइट नहीं कर सकती है। लेस रेगुलेशंस एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनीज, पब्लिक कंपनीज के कंपैरिजन में जो रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं इसमें, प्राइवेट कंपनी में। अब प्राइवेट कंपनी में तो आप क्या मान सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसे खास रेगुलेशंस होते ही नहीं है प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी, पहले ये बताइए प्राइवेट कंपनी कहते किसे? जो भी, सपोज करो आपकी डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो, ठीक है, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं जो जो इतने बड़े बड़े हैवी या ह्यूज प्रोजेक्ट्स नहीं लेती है, वो होती है प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक प्राइवेट कंपनी ही कर सकती है। ठीक है, लेस रेगुलेशंस होते हैं, हाँ। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ कंपनी इज पब्लिक कंपनी। स्टॉक्स आर हेल्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इसको लेते हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बनाई जाती है। मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड कैन गो पब्लिक, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं ये पब्लिक कंपनीज जो होती हैं। हैव टू फॉलो मेनी लॉज विद रिगार्ड्स टू द बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड एजीएम्स, यही पब्लिक कंपनीज जो होती हैं जो एनुअल जनरल मीटिंग और बोर्ड कॉम्पोजिशन को की रिगार्ड करती हैं, उनको फॉलो करती हैं उनके लॉज। ठीक है, पब्लिक कंपनी के आगे लिमिटेड लिखा होता है, प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे रेलवेज है, आपकी नॉर्दर्न रेलवेज जो ट्रेन चलती हैं, या आपके पोस्ट ऑफिस हैं ये सब आपकी कौन सी हैं? पब्लिक कंपनीज है। ये ह्यूज प्रोजेक्ट्स जो आपके फ्लाईओवर्स वगैरह, रोड्स, टनल्स वगैरह जो बनाते हैं, ये सब पब्लिक कंपनीज होती हैं बेटा, जो गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं। सी दिस इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनर्स एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट, ये आपको कंपनी का ही बता रहा है। मोर डिफिकल्ट टू सेट अप एंड एडमिनिस्टर एंड एडिशनल फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। सी चिल्ड्रन, लास्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल और बिजनेस टू अचीव एन इकोनॉमिक गोल विद अ सोशल पर्सपेक्टिव। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, द जो सीरियल आता है, दैट इज योर कोऑपरेटिव मेंबर्स एंड दैट द सोसाइटी इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, उसमें हमारी जो 10 फैमिलीज बार बार शो होती हैं, ठीक है, वो वो हैं वॉलेंटरी मेंबर्स, वो एसोसिएशन ऑफ पीपल हैं जिसने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया हुआ है।
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैं अभी आपको आगे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती हूँ। सी दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव। सबसे पहला वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी का मतलब होता है आपकी अपनी मर्जी से, कोई फोर्स नहीं करता, कोई आपको पुश नहीं करता। मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 होती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। रजिस्ट्रेशन और जो कोऑपरेटिव जो एक्ट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, दिस इज 1961, ये आपको इसके अंडर में इसको रजिस्ट्रार करवाना होता है और इसकी भी सेपरेट एंटिटी होती है बेटा, जस्ट लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस ये अब सपोज करो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है तो जिसने इसका फाउंडेशन किया था, ऐसा नहीं है कि उसकी हो कोई सोसाइटी, बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ये भी, कि अगर सपोज करो अगर वो फाउंडर जो था जिसने शुरुआत की थी, अगर वो नहीं है या वो हटना चाहता है तो दूसरा बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। See children, this is advantages of cooperative societies. Number one, easy formation. बहुत इजीली ये फॉर्मेशन होती है, लेकिन आपको बताया कि मिनिमम कितने होने चाहिए, इसमें 10 मेंबर्स होने चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, हर मेंबर की उतनी लायबिलिटी होती है जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है। स्टेबिलिटी होती है, सपोज जरूरी नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ 10 मेंबर, 10 के 20, 20 के 30, 30 के 40, इस तरह से बढ़ते रहते हैं। क्यों बढ़ते रहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि वहां पर एक ऐसा खुद का स्टोर भी बना लेते हैं। सोसाइटी ऐसी हो जाती है कि जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपको सारी कम्युनिटी मिलती है, आपको सारा जो, और प्रॉफिट्स गो बैक टू आवर ओनर्स एंड नेबरहुड। मतलब जो हमारे प्रॉफिट्स जो होते हैं, प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, कोई प्रॉफिट्स नहीं एज सच। हमें जो जो चीजें मिलती हैं वहां पर स्टोर पे, वो कौन सी मिलती हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे मिलती हैं, बिल्कुल फैक्ट्री रेट पे मिलती हैं। डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि डिपेंड्स ऑन द पीपल, पब्लिक, कि वन वन मैन वन वोट। जो हमारी सोसाइटी के जो कमेटी बनती है वो हमारे पूरे वोट से बनती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। और स्टेट असिस्टेंस होती है, पूरा जो वहाँ का जो स्टेट होता है वो भी उसको असिस्ट करता है, गवर्नमेंट भी असिस्ट करती है। अगर वहां पर जहाँ पर देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां से हमें फंड भी मिल जाता है। सी बेटा, डिस्प्यूट्स हर जगह होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह होते हैं जहाँ पे टीम होती है, जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। रॉन्ग डिसीजंस भी ले लिए जाते हैं मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि रॉन्ग डिसीजन कैसे हो जाते हैं, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो अपनी अपनी सारे लोग अपने अपने में स्किल्स होती है सब में, तो वो रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं। नॉट इनफ कैपिटल, कैपिटल उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि बेटा मीडियोकर लेवल के जो लोग होते हैं वो इसको फॉर्म करते हैं, तो किसी के पास उतनी कैपिटल नहीं होती है कि हम एक बहुत बड़ा ऐसा कुछ कर लें। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, छोटी सी। सो बेटा दिस इज ऑल, ये चैप्टर 2 था हमारा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बाकी नॉट टू वरी, आई टेक ऑल द थिंग्स, ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेरीज इन द सेशंस। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।